सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एवं राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है EBIT, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ब्याज व कर से पूर्व की आय। इसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इसको समझने से पहले हमें लाभों का विभाजन समझना पड़ेगा। लाभों का विभाजन क्या है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे अंत में नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, उस नेट प्रॉफिट का आगे क्या होता है? तो इस प्रॉफिट का वैसे देखा जाए तो इस पे अधिकार कंपनी के मालिकों का होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वह जो कंपनी का मालिक है उसकी जो साहस है, उसकी जो हिम्मत है, उसका पुरस्कार होता है। तो हमें लाभों का विभाजन जानने के लिए अब ये देखना पड़ेगा कि जो पूरा का पूरा लाभ होता है वह कंपनी के मालिक की जेब में नहीं जाता है, उसका यहाँ वहाँ पर विभाजन हो जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हो जाता है। तो उसका क्रम जानना हमें आवश्यक है कि लाभों का विभाजन कैसे होता है। जैसे नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए माना है। अब इस नेट प्रॉफिट में सबसे पहले क्या किया जाएगा? इस नेट प्रॉफिट का सबसे पहले इस प्रॉफिट में से कंपनी सरकार के प्रति जो टैक्स हैं उनको चुकाएगी। और हमने ये माना कि टैक्स की रेट 50% है, तो 1 लाख का 50% 50,000 हो गया। तो हमने 50,000 इसको 1 लाख में से घटा दिया, तो अब हमें प्राप्त हुआ 50,000। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये जो टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट बच गया या इंटरेस्ट बच गया, अर्निंग बच गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके ऊपर किसका अधिकार होता है? इसके ऊपर प्रीफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है। इसको हम बोल सकते हैं अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। इसका दूसरा नाम हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। इसमें कोष्टक में दोनों चीज़ें लिख दी हैं, प्रीफरेंस और इक्विटी शेयर। जैसे अभी हम अनुपातों की बात कर रहे थे, अनुपातों का विश्लेषण चैप्टर में, रेशियो एनालिसिस में, और इसमें था लाभ विनियोजित पूंजी पे आधारित लाभ। तो विनियोजित पूंजी पे आधारित लाभों में सबसे सेकंड नंबर पे हम जो निकालते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो इसके लिए इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले लाभ को ही काम में लिया जाता है। इसके बाद में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में किसको भुगतान करें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद का जो लाभ होता है उसमें से सेकंड नंबर पे भुगतान किया जाता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को उनके लाभांश का, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को अपना लाभांश समतांशधारियों से पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर हम प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड की राशि घटा देंगे। तो सपोज कीजिए कि कंपनी के पास 10% डिविडेंड वाले 1 लाख रुपए के शेयर थे, तो 10% का हिसाब से 1 लाख रुपए का डिविडेंड हो गया 10,000 रुपये। तो हमने 10,000 रुपये घटा दिया, अब हमारे पास बचा 40,000। ये 40,000 जो लाभ बचा है उस लाभ के ऊपर समता अंशधारियों का अधिकार माना जाता है। इसको कहते हैं हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध आय।
अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये लाभों का विभाजन का जो कंसेप्ट है वह हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट दिखाता है, उस नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हम भुगतान करेंगे टैक्स का। टैक्स की जो भी रेट होगी उस रेट से भुगतान करेंगे। उसके बाद में जो बच जाएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में फिर हमें कौन सी चीज़ घटानी पड़ेगी, उसके बाद हम घटाएंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर यदि कंपनी में मौजूद हैं तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान करेंगे उनके लाभांश का। तो फिर यदि प्रीफरेंस शेयर होल्डर यदि हैं तो उनको भुगतान करने के बाद जो लाभ की राशि बच जाएगी उसको कहेंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी समतांशधारियों के लिए उपलब्ध आय। ये तो हुआ लाभों का विभाजन। अब हम बात करेंगे EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है। EBIT जो कंसेप्ट है उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के ऋण पत्रधारियों को या फिर लॉन्ग टर्म लोन हमने जो ले रखा है, यानी जो भी टाइप का लोन ले रखा है उसके ऊपर जो जिसने भी लोन दिया है वह कंपनी से ब्याज की अपेक्षा करता है तो उसको ब्याज चुकाया जाता है। और जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट बैलेंस उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। यदि उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि हम इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमें EBIT प्राप्त होता है। यहाँ देखिए सीधी विधि से हमने गणना की EBIT की। नेट प्रॉफिट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया होता है, इसमें हम जोड़ेंगे इंटरेस्ट यानी जो अंशधारियों को और जो हमने ऋण पत्रधारियों को जो हमने ब्याज चुकाया वो जोड़ देंगे। तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट जोड़ने पे EBIT प्राप्त होता है, यानी प्रॉफिट पे हमने टैक्स प्रॉफिट की जो राशि होती है उसमें से हमने टैक्स घटाना होता है सबसे पहले। तो नेट प्रॉफिट में से कहाँ टैक्स घटाया, अभी तक कोई टैक्स नहीं घटाया नेट प्रॉफिट की राशि में से हमने, और इसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी अभी तो EBIT की जो राशि है उसमें से ना तो हमने इंटरेस्ट घटाया है अभी तक और ना हमने टैक्स घटाया है। तो जो EBIT की राशि प्राप्त होती है उसमें सबसे पहले हम घटाएंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमें ऋण पत्रधारियों को चुकाना होता है। तो EBIT कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट को घटा देंगे और इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो राशि बचेगी उसको बोलेंगे EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम घटाएंगे सबसे पहले टैक्स को। जैसे अभी हमने लाभों का विभाजन देखा वही तरीका हम यहाँ अपनाएंगे। सबसे पहले घटाएंगे टैक्स, तो टैक्स की रेट के हिसाब से टैक्स घटा देंगे और इसके बाद जो अमाउंट बचेगी टैक्स घटाने के बाद उसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स या EAT इसको। और इसमें से उसके बाद हम घटाएंगे EAT में क्या घटाएंगे, प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड, यानी उनको दिया जाने वाला लाभांश, पूर्वाधिकारधारियों को दिया जाने वाला लाभांश। उसको घटाने के बाद जो अमाउंट बची उसको बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसलिए ज्ञात किया जाता है कि हम ये देख सकें कि कंपनी के प्रति जो दायित्व हैं, कंपनी से कौन कौन लोग अपेक्षा रखते हैं। जो पूंजी कंपनी की प्राप्त होती है वह तीन जगह से प्राप्त होती है। एक तो लोन के द्वारा या डिबेंचर्स के द्वारा, यानी ये ऋण पूंजी कहलाती है। उसके बाद होती है अंश पूंजी। अंश पूंजी में आता है पूर्वाधिकार अंश पूंजी और समता अंश पूंजी। तो EBIT का कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि हमने जो पूंजी जुटाई है उस पूंजी के प्रति किसको कितना हिस्सा मिलेगा, कंपनी की कमाई में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो हम नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं। इंटरेस्ट इसलिए जोड़ लेते हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट की राशि है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से खर्चा मान के उसको कम कर दिया जाता है, मगर हम यह देखने के लिए इसको वापस जोड़ लेते हैं कि
कंपनी की जो पूंजी है उस पूंजी में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा। इसलिए क्योंकि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें ओनली अंश पत्रधारियों का उसके ऊपर अधिकार माना जाता है। उसमें उस राशि में से हम ऋण पत्रधारियों को भुगतान नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो इंटरेस्ट की राशि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटा चुके हैं, टोटल खर्चे में से ग्रॉस प्रॉफिट में उसको घटा चुके हैं, तो हम उसको यहाँ पर वापस जोड़ लेते हैं। और नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है EBIT। अब EBIT में से हम सबसे पहले घटाएंगे इंटरेस्ट। EBIT वह राशि है जो ये बताती है कि कंपनी के जो पूंजी प्रदान करने वाले लोग हैं उनको प्रत्येक को क्या क्या मिलने वाला है, यानी उन सबको मिला के हम कितनी राशि देने वाले हैं, तो इसी को हम EBIT कहते हैं। तो EBIT में सबसे पहले घटाएंगे इंटरेस्ट को, क्योंकि उनको नेट प्रॉफिट से पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इंटरेस्ट घटाने के बाद जो राशि बची उसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी ऐसी राशि जिसके ऊपर टैक्स चुकाया जाना बाकी है। और अब इसके बाद घटाएंगे टैक्स। टैक्स घटाने के बाद जो राशि बचेगी उसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसमें से हम घटाएंगे उसके बाद में प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड घटाने के बाद जो राशि बच गई उसको कहेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस प्रकार ये EBIT की कंसेप्ट यहाँ पे हमने समझ लिए। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि EBIT को उल्टी विधि से कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 60,000 रुपये की हमने दी है यहाँ पे, और प्रीफरेंस डिविडेंड 10% की दर से है, और ये प्रीफरेंस 2 लाख रुपये के ऊपर 10% है। टैक्स की रेट 20% है और इंटरेस्ट है 50,000 रुपये। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है EBIT। तो ये उल्टी विधि अपनाएंगे अब इसमें, क्योंकि हमें EBIT निकाल के दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अर्निंग फॉर अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर पे 60,000 रुपये, यानी सबसे अंत में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है वो 60,000 रुपये। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे वापस, अब हम इसमें जोड़ देंगे प्रीफरेंस डिविडेंड। तो प्रीफरेंस डिविडेंड है यहाँ पे हमारे पास 2 लाख का 10,000 10%, तो ये हो गया 20,000। तो ये जोड़ते ही हमारे पास हो गया अमाउंट 80,000। इसको कहेंगे अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। यहाँ इसको कहेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहेंगे, क्योंकि टैक्स चुकाने के बाद ही ये इक्विटी शेयर होल्डर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाली राशि होती है। तो ये हो गई 80,000 रुपये। अब हम इसमें टैक्स जोड़ देंगे 20%। 20% टैक्स जोड़ देंगे तो ये हो गया 20/80 गुणा 80,000, तो ये आ गया 20,000। और क्योंकि हमने जो ये 20% की टैक्स की रेट है 20% है, तो टैक्स चुकाने के बाद जो राशि बचेगी वो 80 के बराबर बचेगी। तो अब हमें टैक्स की अमाउंट ज्ञात करना है। जब 80 की राशि हमें 80,000 दे रखी है तो 20 के बराबर की, यानी 20% की राशि 20,000 आएगी। वो कैसे आएगी, 20/80 गुणा 80,000, तो ये 20,000 रुपये आएगी। अभी हमने वापस जोड़ दिया 80,000 में 20,000 को, तो प्राप्त हो गया 1 लाख। इसको बोलेंगे अर्निंग्स बिफोर टैक्स, यानी टैक्स के पहले की अमाउंट है 1 लाख रुपया, और टैक्स देने के बाद टैक्स 20,000 के ठंड के बाद बचेगा 80,000। अब इसमें से हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे। इंटरेस्ट क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि जो टैक्स चुकाते हैं टैक्स में से पहले हम इंटरेस्ट ही पे करते हैं। तो इंटरेस्ट हमने 50,000 रुपये जोड़ दिया, 50,000 रुपये इंटरेस्ट दे रखा है। तो इस प्रकार अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT हमारे पास हो गया 1,50,000 का। तो हमने इस प्रकार EBIT का कंसेप्ट समझी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।